बेड पर इसे उल्टा लेटाते हुए जब इसकी खमीस पीछे से हटाई गई तो आबरू की नाजुक कमर पर उभरे जख्म साफ दिखाई देने लगे। जावियान ने आहिस्तगी से मरहम लगाई तो आबरू की चीख बेसाखिता निकल गई। अभी वो दर्द के असर में थी कि अचानक अपनी कमर पर होठों की तपिश महसूस करके बेइख्तियार बेडशीट को मुट्ठियों में दबोच लिया। अमेरिका से वापसी के बाद जावियान ने बार बार देखा था कि चची किस तरह आबरू पर जुल्म ढाड़ती है, जो दरअसल इनकी सौतेली बेटी थी। जावियान का रिश्ता दरअसल चची की बड़ी बेटी से तय था, लेकिन निकाह के वक्त इसने अचानक आबरू को अपना लिया। उस दिन से चची के कहर ने आबरू को बेशुमार जख्म दिए, यहाँ तक कि इसकी कमर लहूलुहान हो गई। जावियान ने इसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले आया, फिर हर जख्म पर लब रखकर इसे सुकून देने की कोशिश करने लगा। जब इसकी खमीस अलग की तो एक लम्हे को वो ठटक गया, क्योंकि इसकी नाजुक वजह पर किस कदर जुल्म ढाया गया था। वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो लॉन्च में हल्की हल्की सुसुकियों की आवाज सुनाई दी। पेशानी पर शिकनें उभर आई और जैसे ही नजर बीच हॉल पर पड़ी तो आबरू सफेद कमीज पहने फर्श पर गिरी हुई थी। खमीज खून से सुर्ख हो चुका था। वो दीवाना वार लपका। निकाह के बाद वो अब तक उसी लिबास में थी। इसे बाहों में समेटकर पागलों की तरह कमरे की तरफ दौड़ा। मेरी जान, क्या हुआ है? इसने बेचैन होकर पूछा, लेकिन आबरू कपकपाते हुए बस इतना कह पाई, कमर में दर्द हो रहा है। जावियान ने इसे बेड पर लिटाया और कपकपाते हाथों से इसकी खमीज पीछे से खोलकर कमर का हाल देखा। बदन पर बेशुमार जख्मों के निशान थे, जो किसी की बेरहमी की गवाही दे रहे थे। निशानत को छूने की देर थी कि आबरू की सुसुक्की निकल गई। वो बेडशीट को मजबूती से पकड़कर दर्द बर्दाश्त करने लगी। जावियान ने फौरन फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और जख्म साफ करने लगा। जैसे जैसे रोई उसके जख्मों पर लगती, आबरू की कर्राहें बुलंद हो जाती। मगर ये कर्राहें सिर्फ जख्मों की नहीं थी, बल्कि इस लम्हे जावियान के लम से उठने वाली घबराहट भी इसके दिल को झिंझोड़ रही थी। जब इसने मरहम लगाई तो आबरू ने आंखें बंद करके तकिया मुट्ठियों में दबोच लिया। अचानक से अपनी कमर पर मूंछों की चुभन का एहसास हुआ और चौंक के उठने लगी, मगर जावियान ने रोककर और करीब कर लिया। वो जगह जगह इसकी कमर पर बोसे दे रहा था। मत करें, मुझे तकलीफ हो रही है, आबरू लरजती आवाज में बोली। मगर जावियान ने इसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में पियोस करके कहा, तुम्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। आबरू नफी में सर हिलाती रही। मैं बिल्कुल तकलीफ में हूँ, मुझे कुछ ना कहें, कुछ ना करें। लेकिन वो एक झटके में इसकी भारी खमीस उतार चुका था और फिर आबरू की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि इसकी कमर ही नहीं, पूरे वजूद पर जुल्म की दास्तान रकम थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सबसे पहले इसकी नजर आबरू के हाथ से बहते खून पर पड़ी। वो घबराकर फौरन इसके पास आया और बोला, ये तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है, गुड़िया क्या हुआ है? आबरू ने कपकपाती आवाज में जवाब दिया, कांच लग गया था। वो परेशानी में बोला, चलो फौरन हॉस्पिटल चलते हैं, बाहर ड्राइवर खड़ा है। मगर बड़े नरमी भरे अंदाज में जुल्फिकार साहब बोले, बेटा अभी तो आए हो, जरा बैठो, बैंडेज कर देते हैं, बाद में हॉस्पिटल चले जाएंगे। जावियान ने दोबारा जिद नहीं की और फौरन आबरू को हॉस्पिटल ले गया। वहां पहुंचते ही आबरू जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर ने हाथ की सफाई और पट्टियां शुरू की और वह नजरें झुकाए खामोश बैठी रही। जावियान ने संजीदा लहजे में पूछा, ये कांच कैसे लगा? हाथ से कांच कौन उठाता है? आबरू ने मासूमियत से कहा, मामा ने कहा था इसलिए उठाया। जावियान फौरन बोला, ये बात किसी को मत बताना कि किसने कहा था। घर आकर आबरू को कमरे में भेज दिया गया। बाकी सब लॉन्च में जमा थे। कुछ देर बाद इसके बाबा जान और चाचू भी पहुंच गए।
दादा जान के बारे में मालूम हुआ कि वो गांव गए हुए हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगे। ये सुनते ही जावियान ने हैरत से कहा, क्या मतलब दादा जान यहाँ पे है ही नहीं? फिर तो मुझे भी गांव ही चलना चाहिए। जुल्फिकार साहब ने फौरन रोका, नहीं बेटा, वो जल्द वापस आ जाएंगे। बातों के दौरान जावियान ने पूछा, ये आबरू कहाँ है? तबस्सुम को भेज दिया गया कि जाकर इसे खाना दे। रिहान साहब ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ है आबरू को? जावियान ने बताया, हाथ में कांच लग गया था। ये सुनते ही तबस्सुम ने माँ की तरफ शिकायती नजर डाली। फैजा बेगम पर रिहान साहब बरस पड़े, मैंने कितनी बार कहा है बच्ची का ख्याल रखा करो। वो खाना अधूरा छोड़कर फौरन आबरू के कमरे की तरफ बढ़ गए। अंदर जाकर देखा तो आबरू बेड पर बैठी हिचकियों के साथ रो रही थी। वो इसके करीब आए, इसके बैंडेज वाले हाथ को आहिस्तगी से थामा और दूसरे हाथ को चूमते हुए बोले, मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? फिर इसे सीने से लगा लिया। आबरू इसे लिपट के मजीद फूट फूट कर रोने लगी। वो इसे समझाती रहे, मम्मा भी परेशान थी, आप ही भी, तुम क्यों इतनी जिद करती हो? इसी लम्हे ताया जान भी कमरे में दाखिल हुए और नरमी से पूछा, क्या हुआ है आबरू बेटा? आबरू हैरान रह जाती थी कि सब इसे इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो फिर भी ये नहीं बता पाती थी कि इसकी सौतेली माँ इसके साथ क्या जुल्म करती है। आधी रात को तबस्सुम के मोबाइल पर कॉल आने लगी। स्क्रीन पर नूरियान का नाम जगमगा रहा था। वो घबराकर फोन उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज आई, खिड़की खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। तबस्सुम ने पर्दा हटाया और खिड़की खोल दी। अगले ही लम्हे नूरियान अंदर आ गया। वो पर्दे आगे करता हुआ इसके मुंह पर हाथ रखकर करीब आ गया। तबस्सुम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या कर रहे हो? जानते हो वो वापस आ गया है। बाबा जान ने तो मेरा रिश्ता इसके साथ तय कर दिया है। तुम्हें मालूम है, बचपन से मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ था, फिर अब क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? वो रोते हुए बोली। नूरियान ने इसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और कहा, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, थोड़ा सब्र कर लो। तबस्सुम रोते रही, तुम्हें सिर्फ अपनी हवस पूरी करनी है, इसलिए मेरे साथ निकाह किया था। जब जी चाहता है आ जाते हो, फिर मुझे अकेला छोड़ देते हो। बातें जारी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तबस्सुम घबरा गई। नूरियान को अलमारी में छुपा दिया। दरवाजा खुला तो सामने जावियान खड़ा था। तबस्सुम, मुझे तुमसे बात करनी है, वो घबरा के बोली। सुबह बात करते हैं, मुझे नींद आ रही है। जावियान ने गौर से देखा। इतने सर्दी में भी तुम्हारे चेहरे पर पसीने क्यों हैं? और इजाजत लिए बगैर अंदर आ गया। इतने में अलमारी का दरवाजा हल्का सा खुल गया। जावियान इधर भड़कने लगा, मगर तबस्सुम ने इसका बाजू पकड़ लिया। नहीं, इधर मत जाएं। जावियान ने इसे गौर से देखा और बोला, ठीक है, सुबह बात करेंगे, याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो, और कमरे से चला गया। इसके जाते ही नूरियान बाहर निकला और सख्त लहजे में कहा, याद रखो तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और के साथ तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वो एक शिद्दत भरा बोसा देकर निकल गया। तबस्सुम की आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी काश वो कदम कभी न उठाती तो आज इतनी बेबसी न सहनी पड़ती। जावियान रात गए लैपटॉप पर मसरूफ था कि लॉन से सुसकने की आवाज आई। बाहर निकला तो आबरू फ्रेश पर घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी रो रही थी। आबरू, यहाँ क्यों बैठी हो इस सर्दी में? वो कपकपाती आवाज में बोली। मम्मा ने कहा है कि कमरे में नहीं जाना, आप नुकसान करती हैं, आप बुरी हैं, आज आपको यही सोना होगा। जावियान को सख्त गुस्सा आया। इसने इसे बाजू से पकड़ा और बोला, चलो कमरे में, कोई कुछ नहीं कहेगा। आबरू ने डरते हुए कहा, नहीं, वो मुझे मारेंगी। जावियान ने सख्त लहजे में कहा, अगर मम्मा ने कुछ कहा तो मैं खुद तुम्हें बचाऊंगा, ये वादा है। वो इसे कमरे में ले गया। आबरू ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, बस आप वादा करेंगे तो मैं सो जाऊंगी। जावियान मुस्कुराकर बोला, पक्का वादा। वो कंबल ओढ़ के सो गई और जावियान बेड के पास बैठा रहा। अगली सुबह नाश्ते पर जावियान ने पहली बार सबके सामने बात उठाई, चच्ची जान, इतनी छोटी बच्ची को सर्दी में सजा देना जुल्म है।
ये कानूनन भी जुर्म है। सब हैरान रह गए। जुल्फिकार साहब ने संजीदगी से कहा, क्या मतलब है? जावियान बोला, कल रात आबरू को सजा के तौर पर लॉन्च में बिठाया गया था। यह सुनकर माहौल संजीदा हो गया और तबस्सुम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे लगा जैसे जावियान को सब कुछ मालूम हो गया है। जुल्फिकार साहब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ख्याल रखा करो उसका तबस्सुम, आखिर तुम्हारी ही बहन है। उनकी बात पर फैजा बेगम के दिल में आग भड़क उठी। वो हमेशा चाहती थी कि तबस्सुम का रिश्ता जावियान के साथ ही हो, मगर आबरू के हक में जावियान को देखकर वो शदीद जलने लगी। वो सोचने लगी कि आखिर इस छोटी सी लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर बाद जुल्फिकार साहब और रिहान साहब काम पर निकल गए। जावियान भी उनके साथ ऑफिस चला गया। उसने पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और अब बिजनेस को संभालने का फैसला किया था। तबस्सुम अम्मा से कहकर अपनी दोस्त के घर चली गई। यूं घर में सिर्फ आबरू और फैजा बेगम रह गई। गुस्से से भरपूर फैजा बेगम सीधी आबरू के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही वो कांपते हाथों से खोला, उन्होंने इसको बालों से पकड़कर कहा, क्या समझती हो तुम खुद को? मेरी शिकायतें लगाओगी? और जोर से तमाचा मारा, जिससे आबरू के नाजुक चेहरे पर इनकी उंगलियां की निशान उभर आए। आबरू रोते हुए बोली, मम्मा ये क्या क्या आपने? मुझे बहुत दर्द होता है, आप क्यों इतनी शिद्दत से मारती हैं? फैजा बेगम ने तंजिया हंसी के साथ कहा, हाँ, जब तुम्हें दर्द होता है ना तो मुझे सुकून मिलता है, मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है। आबरू खामोश हो गई। फैजा बेगम फिर गुस्से से बोली, खबरदार, आज के बाद जावियान के करीब नजर आई तो अच्छा ना होगा। तुम अपनी अदाओं की जाल में उसे फंसाकर मेरी बेटी का हक छीनना चाहती हो। पहले उसके बाप की मोहब्बत बांट ली थी, अब तुम मेरे दामाद पर भी नजरें डाल रही हो। आबरू ने नजरें झुकाते हुए आहिस्ता कहा, वो तो आपकी बेटी का मंगेतर है। फैजा बेगम ने धाड़ते हुए कहा, खामोश, जावियान का नाम अपनी जबान पर मत लाना। इधर नूरियान और तबस्सुम की मुलाकात हुई। तबस्सुम ने गुस्से में कहा, मुझे क्यों बुलाया है? देखो मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, या फिर सीधा सीधा मुझे तलाक दे दो। नूरियान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो नरम लहजे में बोला, अच्छा तो वो पुराना मंगेतर वापस आ गया ना? इसी के साथ शादी करना चाहती हो, तभी तुम मुझसे तलाक मांग रही हो। याद रखो तबस्सुम, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा चाहता हूँ, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक दिन सबके सामने तुम्हें अपना लूंगा। ये कहकर उसने उसे बाहों में भर लिया। तबस्सुम छुटकारा पाने की कोशिश करती रही। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। नूरियान ने जिद के साथ कहा, नहीं छोड़ सकता, तुम मेरी जान हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नूरियान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, तबस्सुम, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैं टूट कर तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तबस्सुम ने रोते हुए कहा, फिर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं अपने वालिदैन को भेजते मेरा रिश्ता मांगने? मैं अब मजीद ये तकलीफ नहीं सह सकती। हर लम्हा डरती हूँ कि कहीं आप मुझे खो न दे। वो उसके सीने से लग गई। नूरियान ने धीरे से इसकी पिष्ट सहलाई और बोला, मैं मजबूर हूँ तबस्सुम, लेकिन एक दिन देखना, सारी दुनिया के सामने तुम्हें अपना लूंगा। तुम बस मेरा यकीन रखो। दूसरी तरफ नाश्ते की मेज पर जावियान ने रिहान साहब से पूछा, ये आबरू को क्या मसला है? न डिनर पर आती है न नाश्ते पर। रिहान साहब ने शफीक लहजे में कहा, बच्ची है बेटा, जिद्दी भी है, हम कुछ कहते नहीं, अपनी मर्जी के मालिक है। जावियान ने कहा, ख्याल रखा करें उसका। फैजा बेगम ने तलखी से जवाब दिया, बेटा, अगर तुम्हें ज्यादा अदब आते हैं तो तुम ही इसे सिखा दो, हम तो बहुत कोशिश करते हैं। इसी दौरान जुल्फिकार साहब ने कहा, मैं सोच रहा था इस जुम्मे को तुम्हारा और तबस्सुम का निकाह रख लेते हैं। जावियान ने फौरन हामी भरी, जी बाबा, ये बहुत अच्छा होगा। अगले महीने जब मैं बिजनेस संभाल लूंगा तो शादी भी कर लेंगे। ये सुनकर सब राजी हो गए, लेकिन तबस्सुम के हाथ कांपने लगे। जावियान ने मुस्कुराकर कहा, तबस्सुम को कोई एतराज नहीं होगा, बचपन से जानती है कि हमारी शादी होनी है। तबस्सुम ने उसकी तरफ देखा
और पहली बार उसके दिल में जावियान के लिए खौफ जागा। वो खामोशी से खाना छोड़कर कमरे में चली गई। इसके पीछे पीछे फैजा बेगम भी चली आई। शायद तबस्सुम के अचानक रद्द अमल ने उन्हें चौंका दिया था। गुस्से में बोली, ये अपनी शादी का नाम सुनकर तुम्हें क्या हो गया है जो यूं भागकर अंदर आ गई हो? तबस्सुम रंधी आवाज में बोली, मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जावियान के साथ शादी ना हो? ये सुनकर फैजा बेगम की आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से से घूरते हुए बोली, बकवास बंद करो। तुम्हें मालूम है बचपन से तुम्हारा रिश्ता इसी के साथ तय है और मैं यह हरगिज नहीं चाहती कि वो आबरू के करीब जाए। आजकल वो इसकी तरफ कुछ ज्यादा ही मुतवज्जा है। बेहतर है तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, इसे अपनी तरफ मायल करने की कोशिश करो। मम्मा की बात पर तबस्सुम ने बेज़ाहिर सर हिला दिया, लेकिन इसका दिल बेचैन था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वक्त गुजरता गया। निकाह का दिन आ पहुंचा। तबस्सुम आईने के सामने बैठी थी। सफेद रंग के दिलकश जोड़े में पीछे खड़ी आबरू खुश दिली से बोली, आप कितनी प्यारी लग रही हैं, जरा मुस्कुरा भी दें। जावियान भाई के साथ आपका जोड़ा कमाल का लगेगा। तबस्सुम ने फीकी से मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है आबरू। आबरू हैरत से बोली, डर क्यों आपी? निकाह तो हर लड़की का ख्वाब होता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका निकाह जावियान भाई जैसे शख्स से हो रहा है। वो कितना ख्याल रखने वाले हैं। तबस्सुम ने आहिस्ता कहा, हाँ जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। इसलिए तो डर लग रहा है कि वो इतने अच्छे हैं और इनके साथ मेरा रिश्ता जुड़ रहा है। अभी वो दोनों बातों में थी कि इन्हें स्टेज पर बुलाया गया। रात का फंक्शन लॉन में सजा हुआ था। तबस्सुम जाके बैठ गई। जावियान चलता हुआ आया, मगर जैसे ही करीब पहुंचा इसने सबको हैरान कर दिया। ये तबस्सुम यहाँ क्यों बैठी है? आबरू कहाँ है? आज मेरा निकाह आबरू से होगा, तबस्सुम से नहीं। ये सुनकर सब सकते में आ गए। जुल्फिकार साहिब की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। ये कैसी बेतकी बात है? रिहान साहब बोले, बेटा ये क्या कर रहे हो? जावियान ने पर अज़म लहजे में कहा, चाचू जान, आप सबको नहीं पता, मैंने हमेशा से आबरू को अपनी जिंदगी का हिस्सा माना है, तबस्सुम को नहीं। तबस्सुम खुद बता दे कि वो भी ये शादी नहीं चाहती। तबस्सुम खामोश रही, लेकिन अंदर ही अंदर इसके चेहरे पर एक अनजानी खुशी की लहर दौड़ गई। वो तो हमेशा दुआ करती थी कि कोई ना कोई मोजिज़ा हो जाए। आज वो मोजिज़ा इसके सामने था। जावियान ने आबरू को बाजू से पकड़कर अपने करीब बिठाया और इसके दुपट्टे को सर पर उड़ा दिया। आबरू के आंसू बह निकले। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन जावियान बस जिद था। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। यूं सबकी हैरत के बावजूद निकाह मुकम्मल हो गया। बाद में जावियान मसरूफियात की वजह से कहीं चला गया। रात को जब लौटा तो घर में सुसुकियों की आवाज ने इसके कदम रोक लिए। लॉन्च में आबरू को बैठे देखा, जो थकन और दर्द से निढाल थी। फौरन इसे बाहों में उठाया और कमरे में ले आया। इसकी कमीज हटाई तो जख्मों के निशान देखकर जावियान का दिल तड़प उठा। इसने जल्दी से मरहम लगाया, लेकिन जैसे जैसे मरहम लगाता आबरू की आंखों से आंसू बहते जाते। इसके कंधों पर जलने के निशानात देखकर जावियान ने जब्त खो दिया। पागल लड़की, अपने बाबा को क्यों नहीं बताया? वो चीखा। आबरू लरसते हुए इसके सीने से लग गई। मुझे आप अपने साथ ले जाएं। मुझे मम्मा के पास नहीं रहना। प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाएं। जावियान ने इसका चेहरा थाम लिया। मैं अभी तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। अगर तुम मरने लगोगी तो अपनी सांसें देकर तुम्हें जिंदा रखूंगा। यह कहकर वो इसे अपने साथ ले गया। चंद लम्हों बाद वो इसे अपने फ्लैट में ले आया, जहाँ पहली बार आबरू ने खुद को महफूज महसूस किया। जावियान जब आबरू को अपने साथ लेकर आया तो जाते हुए इसने एक छोटा सा बैग उठा लिया था, जिसमें इसके चंद कपड़े थे। कमरे में लाकर इसे बिठाया। वो पहले से खतरे पर सुकून दिखाई दे रही थी, मगर जावियान की नजरें इसकी कमर पर जाकर ठहर गई, जहां जख्मों के निशान थे। नरम मगर कपकपाती आवाज में इसने पूछा,
ये जख्म कैसे लगे हैं? आबदू की आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मा के पास जो चीज आती है वो इसी से मारती हैं। जावियान की आंखें नम हो गई। कब से? वो सुसुकियों के दरमियान बोली। फिर इसने शर्माते हुए अपने शरारे को जरा ऊपर किया तो पिंडली पर बेल्ट और स्टिक के निशान देखकर जावियान का दिल तड़प उठा। वो आहिस्तगी से इसकी पिंडी पर हाथ फेरने लगा। आबरू ने इस लम्स को महसूस किया तो अपनी आंखें बंद करके इसके सीने से लग गई। जावियान ने धीरे लहजे में कहा, ठीक है, आज के बाद मेरी जान को कोई तकलीफ नहीं देगा, बस सुकून होगा, सिर्फ सुकून। वो रोते हुए बोली, मैं आपकी जान हूँ। जावियान ने इसके लबों पर अपने लब रख दिए, जैसे अपने सांसों में इसकी सांसों को मिला रहा हो। उंगलियां नरमी से इसकी बालों में उलझ रही थी और आबरू बेडशीट को अपने हाथों में दबोचे इस लम्स को महसूस कर रही थी। जब जावियान अलग हुआ तो आबरू का चेहरा सुर्ख था और आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे तकलीफ हो रही है, वो रोते हुए बोली। मरहम लगाया है ना? सुबह डॉक्टर के पास ले जाकर जाऊंगा। जावियान ने इसे बाहों में भर लिया। रात भर वो इसे हिसारे मोहब्बत में लिए रहा। कभी इसकी पेशानी को चूमता, कभी गर्दन पर लब रख देता। फोन मुसलसल बज रहा था मगर जावियान ने यह कॉल भी रिसीव ना की। सुबह जब आबरू जावियान के सीने पर सर रखकर सो रही थी तो वो इसके बालों में हाथ फेरता हुआ आहिस्तगी से इसके खंधे की शर्ट उठाता और वहां अपने लब रख देता। वो इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए बेख्तियारी से चूमता रहा। ये नाजुक सी जान इसे कब से इतनी हसीन लगने लगी थी, इसे खुद भी अंदाजा न था। आबरू कसमसाकर इसके करीब हुई और आंखें खोलकर देखने लगी। मुझे डर लग रहा है। जावियान ने फौरन पूछा, किस चीज से डर लग रहा है? इतनी सुबह सुबह क्यों डर लग रहा है? मैं आपके पास हूं ना, वो सरगोशी में बोला। जब तक मैं हूं तुम्हें किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आबरू ने इस बात में सर हिलाया और फिर से आंखें बंद करके सुकून की नींद सो गई। इसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे कई सदियों बाद सुकून मिला हो। जावियान इसे वक्ती तौर पर सुकून करने के लिए अपने फ्लैट में ले आया था मगर अगले दिन वो इसे वापस हवेली ले आया। रिहान साहब और जुल्फिकार साहब गुस्से में इस पर बरस पड़े। ये क्या बदतमीजी है? कहाँ लेकर चले गए थे इसे? पहले ही कम तमाशा लगाया था क्या? जावियान ने संजीदगी से कहा, बाबा जान, चाचा जान, मुझे आपको कुछ बताना है। सबकी नजरें इस पर जम गई। जावियान ने पर अज़म लहजे में कहा, मेरा तो बस निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। मैंने एक बड़ा फैसला लिया है। तबस्सुम का निकाह मैंने अपने एक दोस्त के साथ करवा दिया है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। फैजा बेगम दिल थाम कर बैठ गई। रिहान साहब को यकीन ही ना आया कि इनकी बेटी का निकाह इनके भतीजे ने इनकी इजाजत के बगैर करवा दिया। जावियान ने वजाहत दी, मेरा दोस्त तबस्सुम को पसंद करता है मगर वह हमारी जात का नहीं। मुझे पता था आप लोग कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए मैंने निकाह करवा दिया। अब जब हकीकत सामने है तो आपको इसे कबूल करना ही होगा। तबस्सुम हफ्तों की तरह जावियान को देखती रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या और क्यों हो रहा है। जावियान ने साफ अल्फाज में कहा, अब मेरी दोनों बहनों की शादी एक साथ होगी। रात को तबस्सुम अपने कमरे में गई तो फैजा बेगम इस पर बरस पड़ी, लेकिन तबस्सुम ने इनका हाथ रोक लिया और नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, मम्मा यह मत भूलिएगा कि मैं आबरू नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी तबस्सुम हूँ। मैं मार बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये जुमला सुनकर फैजा बेगम हैरत में डूब गई। जावियान ने आबरू को अपनी बाहों में भींचते हुए इसकी कमर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब ये दर्द, ये चुभन तुम्हें सहना ही होगा क्योंकि अब से तुम मेरी हो। आबरू का दिल तेज धड़क रहा था। इसने आंखें बंद कर ली और जावियान के लम्स को अपने वजूद में उतारते हुए इसकी मोहब्बत को महसूस करने लगी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, जावियान अपनी चाहत की बारिश इस पर निछावर करता रहा और आबरू इसके करीब होते हुए एक नई दुनिया में खो गई। इसी रात एक और कमरे में नूरियान दाखिल हुआ। सामने तबस्सुम खामोश बैठी हुई थी। जैसे ही इसने नूरियान को देखा,
बेअख्तियार इसके गले से लग गई और शिद्दत से रोने लगी। नूरियान ने इसके आंसू साफ करते हुए धीरे से कहा, तबस्सुम, याद है जब इस रात मैं तुमसे मिलने आया था और तुम्हारा कजिन मुझे देख बैठा था। वो मेरे पीछे पीछे मेरे फ्लैट तक आया और मुझसे पूछा कि मेरी कजिन से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तबस्सुम ने आंसुओं में डूबी नजरों से इसकी तरफ देखा। नूरियान ने संजीदगी से बात जारी रखी, मैंने उस वक्त एक लम्हा जाया किए बगैर सब कुछ सच सच बता दिया था। कहा था कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं चाची के पास पला बड़ा हूँ। मुझे मालूम था कि तुम्हारे घर वाले मुझे कभी आसानी से कबूल नहीं करेंगे, लेकिन मैंने वादा किया था कि जिस दिन अपने पाँव पर खड़ा हुआ इसी दिन तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। और तबस्सुम, तुम्हें पता है उस दिन तुम्हारे कजिन ने मेरा साथ दिया था। नूरियान ने जज्बाती लहजे में इसके हाथों को थामा। अगर आज मेरे पास ये घर है, ये इज्जत है, ये मकाम है, तो सिर्फ और सिर्फ जावियान की वजह से। उसने न सिर्फ मेरा राज छुपाया बल्कि मेरी मोहब्बत पाने में मेरा सहारा भी बना। ये सुनते ही तबस्सुम के दिल में जावियान के लिए अकीदत और शुक्रगुजारी के जज्बात मुअज्जिन हो गए। आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। नूरियान ने इसके हाथ चूमे और इसकी पेशानी पर अपनी पेशानी रख दी। दोनों की आंखों में नमी थी, लेकिन लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो लम्हा इनके लिए सुकून और मोहब्बत का सबसे हसीन एहसास था। आज पहली बार वो एक दूसरे के करीब खड़े थे, बगैर किसी खौफ के अपनी मोहब्बत को जीते हुए। जावियान जो खुद अपनी मोहब्बत को सीने से लगा बैठा था, जाने अनजाने में दूसरों की मोहब्बतों की डोर भी जोड़ रहा था। और ये सब देखकर लगता था कि ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि कुर्बानी, सच्चाई और मोहब्बत की भी है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।